students. Now, in our last class, we had studied about the land reforms by which the government of India wanted to enhance its production system or grain production, and that's why the many reforms regarding the lands distribution was taken by the government of India, and to provide a just distribution of land resources among the Indians' rural population. And these reforms, land reforms, have a very limited impact on the rural society. At the government expected, so according as that, no any remarkable or the benchmark achievements was secured or achievements was secured in this field, and the agrarian structure in the most of the regions now only it's had the limited impact. जो भी सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जमींदारी एवोल्यूशन सिस्टम जमींदारी एवोल्यूशंस किया अलॉन्ग विथ उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट के थ्रू लैंड्स को लिमिट किया और अमॉन्ग्स द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट्स ने करने एफर्ट्स किया लेकिन इट्स हैड द नॉट ए डीप इम्पैक्ट ऑफ नाउ इन कंट्रास्ट ग्रीन रिवोल्यूशन now began in the year to meet the challenge of the food scarcity in India. To meet this challenge, the government began in 1960s or 70s, brought about a significant changes in the area or where it took the place. Now, in particular places, the Green Revolution only centered in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and or in Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Some parts of the Andhra Pradesh and the Tamil Nadu. This or this Green Revolution was a government's program of agricultural modernization. इसमें जो गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किया वो एग्रीकल्चर्स को मॉडर्नाइज करने का क्योंकि वी नो दैट फॉर द सेंचुरीज our agriculture system was the mode system was practiced और since the ऋग वैदिक पीरियड में जो प्लाव का जो हल का या जो ऑक्सन का बैल का जो डिस्क्रिप्शन है वो सिस्टम अभी तक चल अभी तक अब स्टिल अभी ये प्रैक्टिस है अगर देखा जाए तो अभी भी विलेजेस में रिमोटेस्ट एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे डिस्पाइट द इतना ट्रैक्टर थ्रेशर हार्वेस्टर्स ये सब के इन्वेंशन के बाद भी आने के बाद भी हैवी मशीन्स के बाद भी हम ओल्ड मोड ऑफ एग्रीकल्चर अपनाते हैं अभी और उसका इम्पैक्ट हमारे जो प्रोडक्शन सिस्टम है जो जो हाई यील्डिंग सिस्टम हाई यील्डिंग जो एक्सपेक्टेशन है उस पर पड़ता है तो यहाँ हम ये बात करना चाह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने ये लिया गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया ये मॉडर्नाइजेशन के लिए और ये दिस इन रिवोल्यूशन और दिस प्रोग्राम वाज largely funded by the international agencies that was based on the providing the high yielding variety HYV and hybrid seeds along with pesticides, fertilizers and other inputs to the farmers. Provide करना था farmers को कई inputs दिए गए जिसमें कि HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स प्रोवाइड किया गया जाना था इसमें और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स था पेस्टिसाइड्स था और अदर इनपुट्स से गवर्नमेंट ने फार्मर्स को प्रोवाइड किया एंड मोर ओवर यह रिवोल्यूशन दिस रिवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द एरिया दैट इज दूसरी बात की ये कहाँ किस एरिया में अब ये क्वेश्चन है कि भारत बहुत बड़ा देश है और किस एरिया में दिस वाज टू बी द इंट्रोड्यूस्ड
तो ये इंश्योर करना था कि द एरिया वेयर द इरिगेशन सिस्टम वाज इंश्योर्ड, जहाँ की इरिगेशन सिस्टम बिल्कुल इंश्योर्ड, वहाँ पे एक्चुअली इरिगेशन के लिए एबंडेंट वाटर, एग्रीकल्चर के लिए वाटर अवेलेबिलिटी हो और वो इंश्योर्ड, यानी कि इरिगेशन डेवलप हो। ये ये नहीं कि वहाँ पे मानसून पर डिपेंड होना उनमें कल्टीवेटर्स को, नो। तो वहाँ पे ये प्रैक्टिस और ये एक्सपेरिमेंट होना था। और ये एंड मोर ओवर बिकॉज सफिशियंट वाटर वाज नेसेसरी फॉर द न्यू सीड्स और मेथड्स, इसमें ये चीज था कि ये कंपल्सन था, इम्प्लीकेशन था कि अगर बिकॉज जो न्यू सीड्स और फर्टिलाइजर्स जो यूज होने थे, पेस्टिसाइड्स यूज होने थे, तो इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स थे उसके लिए। तो दैट्स तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना था कि जहाँ की वाटर इरिगेशन की एक प्रॉपर प्रॉपर एक सिस्टम हो, वहाँ पे मेथड। Since this new mode of production will take the much water, एच वाई जो हाइब्रिड सीड्स थे या जो नई सीड्स थे उसमें वाटर की जो बहुत ज़्यादा जरूरत थी। फर्टिलाइजर्स आप दे रहे हैं उसमें भी पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत, पेस्टिसाइड्स है वहाँ भी वाटर, तो ये वाटर से एबंडेंस वाटर्स वाज रिक्वायर्ड देयर एंड मोर, और इट इज एल्स वाज द also targeted mainly at the wheat, और दो इसमें क्रॉप्स पर ज़्यादा इम्फेसिस किया गया, टारगेट किया गया व्हीट और राइस के प्रोडक्शन पे, क्योंकि इंडिया वाज लैकिंग और एक भारत को बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करना होता था फूड है, ग्रेन्स को, व्हीट को बहुत इंपोर्ट करना पड़ता था, राइस इंपोर्ट करना होता था। तो ब्रिटिश से ये भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें फोकस किया दो क्रॉन्स पे, एक राइस पर और एंड द व्हीट पर, एंड ओनली सर्टेन एरिया, जैसे पंजाब मैंने कहा, ये कहाँ पे और एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, ये पंजाब, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और हरियाणा और कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड सम ऑफ द तमिलनाडु। मैंने पहले भी कहा कि ये एरिया में ये प्रैक्टाइज होना था एंड नाडू, और रिसीव फर्स्ट वेव ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन पैकेज, और यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन की जो फर्स्ट वेव ऑफ द पैकेज था दैट वाज प्रोवाइडेड टू द किसान एंड फार्मर्स फॉर, एंड मोर ओवर the rapid social and economic transformation were seen in the area stimulated a spate of studies by the social scientists। और इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ एग्रीकल्चर फील्ड में, तो बिकॉज ऑफ दैट एक सोशलिस्ट पर एक बहुत एक क्लोज स्टडी किया उन लोगों ने, और उन्होंने देखा दे फाउंड दैट एक बहुत सोशल ये स्टिमुलेट किया, स्पेट ऑफ स्टडीज किया गया जिसमें कि एक इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और इसके साथ साथ एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को ये, हालांकि सिंस दिस सब्जेक्ट बिलोंग टू द इकोनॉमिक्स, लेकिन इसके बाद भी इसको सोशोलॉजी में रखा गया क्योंकि दिस नाउ कास्ट द इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी, एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इससे हुआ, इसलिए इसमें फोकस किया गया है कि सोशोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एंगल से इसका हम स्टडी करें। एंड नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इसमें बढ़ा, नो डाउट आफ्टर दिस, और न्यू टेक्नोलॉजी बिकॉम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, और ये टेक्नोलॉजी के यूज से भारत सेल्फ सफिशिएंट हुआ क्योंकि ह्यूज अमाउंट ये हाई यील्डिंग प्रोडक्शंस हुए इसमें, और ये बहुत खुशी की बात है, दैट इज द मैटर ऑफ हैप्पीनेस कि हम फूड के फील्ड में हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट की तरफ चल रहा है, आत्मनिर्भर जिसको कहते हैं, सेल्फ सफिशिएंट की टुवर्ड्स द इंडिया वॉक टुवर्ड्स द सेल्फ सफिशिएंसी। एंड दिस रिवोल्यूशन considered a major achievements to the government और scientists who contributed the, और ये बहुत बड़ा एक big achievements it is the supposed by the government of India and the scientists were very who took the keen interest in this field, and however certain negative social effects that were the pointed out by the socialists who studied the green revolution areas एंड नाउ एडवर्स द इन्वायरमेंट। अब इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका एक पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ा और एक निगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ा। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी सी दैट कि मोस्ट आप देखेंगे कि निगेटिव सोशल इफेक्ट्स का क्या पड़ा और इन्वायरमेंटल पर ये इसका पड़ा कि द मोस्ट
of the Green Revolution era, it was primarily the medium and the large farmer who were able to benefits from the new technology. देखिए इसमें नेचुरली है कि जो इस पैकेज से या इस सिस्टम से वही फार्मर्स जो हैं, लार्जर फार्मर्स और मिडिल, प्राइमरली मीडियम फार्मर्स और लार्जर फार्मर्स वेयर able to take the benefit of the new technology. ये नई जो टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई उसमें बेनिफिट्स दे हैं. एंड वाई? बिकॉज इनपुट्स वेयर. क्यों उनको फायदा हुआ? इसका ये था कि जो इनपुट्स थे जैसे फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में ट्रैक्टर है, थ्रेसर है और हार्वेस्टर्स है और फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स है, तो दिस वेर द वेरी एक्सपेंसिव एंड ओनली द मीडियम एंड द big farmers or the prosper farmers could now afford this. The poor farmers say this was the just beyond the access of the poor farmers. So this is because of that only the large farmers got the benefit of, because they were capable of, they were they were capable of affording this expenditure, high expenditure of the new technology. वो उसके लिए कैपेबल थे, उनके पास पैसे थे और वो कैपेबल थे. लेकिन दिस वाज द तो फल एंड स्मॉल और मार्जिनल, व्हाट अबाउट देम? मार्जिनल फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड, वो अफोर्ड नहीं कर पाए, और लार्ज फार्मर्स परचेज दिस इनपुट्स, खरीद सकते थे, मैंने पहले भी कहा आपको. एंड व्हेन द एग्रीकल्चरिस्ट now produce primarily and themselves and are unable to produce the for the market. और ये जो प्राइमरी ये जो स्मॉल फार्मर्स थे, तो ये दे वेर अनेबल now produce primarily for themselves and were unable to now the produce for the market. ये मार्केट के लिए प्रोडक्शन नहीं किया, क्योंकि ये हैंड टू माउथ, इनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स था और इसके साथ साथ इनके पास कैपेसिटी नहीं थी उतना इन्वेस्ट करने की, तो ये केवल मार्केट पर्पस से मार्केट तक इनका जो प्रोडक्शन है वो नहीं पहुंचने का मतलब कि इनका प्रोडक्शन एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन नहीं है. एंड नाउ ओनली इट इज नोन एज द, तो ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट एग्रीकल्चर को हम सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं. याद रखिए, एग्रीकल्चर दैट इज द ओनली मीन फॉर द मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द हाउस होल्ड और नॉट इट इज द फॉर द पर्पस ऑफ द मार्केट. तो ऐसे हम ऐसे एग्रीकल्चर को इस सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है. एंड नाउ एंड दे आर यूजुअली टर्म द पीजेंट्स, जिनको हम पीजेंट्स कहते हैं. एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स आर दो हु आर एबल टू प्रोड्यूस द सरप्लस. और एग्रीकल्चरिस्ट और फार्मर्स किसको कहा जाता है? जो कि जो प्रोड्यूस्ड है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस द ह्यूज अमाउंट ऑफ दैट एंड सरप्लस ओवर एंड अबव द नीड टू द ऑफ द फैमिली. फैमिली से अधिक जो प्रोडक्शंस करते हैं और मार्केट के लिए करते हैं. तो ऐसे हम फार्मर्स को या तो फार्मर्स कहते हैं एग्रीकल्चरिस्ट. लेकिन पेजेंट्स किसको कहते हैं? फर्क समझ लीजिएगा. पेजेंट्स जो ओनली प्रोड्यूस द सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जो सब्सिस्टेंस यानी कि हैंड टू माउथ, ओनली द हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट्स के लिए प्रोडक्शन कर पाते हैं, उनको सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहा जाता है ऐसे. और इन ऐसे लोगों को हम लोग पेजेंट्स कहते हैं. लेकिन जो एग्रीकल्चरिस्ट या फार्मर किसको कहते हैं? जो कि अपने अपार्ट फ्रॉम देयर रिक्वायरमेंट्स दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा एंड सरप्लस फॉर द पर्पस ऑफ द सेलिंग इन द मार्केट. इन्हें हम अंडरस्टैंड. तो दिस काइंड ऑफ situation was that it was the farmers who were able to produce surplus for the market who were able to reap the most benefits of the green revolution. जो अधिक प्रोडक्शंस करने के लिए कैपेबल थे, तो इन्होंने इससे ग्रीन रिवोल्यूशंस का की जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उसको हाई प्रॉफिट्स लिया. दे गेन मच एंड ग्रीन रिवोल्यूशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने फॉलो किया. एंड इन दिस वे एग्रीकल्चर का commercialization began. And moreover, okay, so they
suppose this now they turn towards the commercialization of their agriculture, or in this way now in the first phase of green revolution अगर देखा जाए 1960s and the 70 introduction new technology introduce किया गया and seem to increasing inequalities in the रूरल सोसाइटी में ये inequalities के फॉर्म में देखा गया इंट्रोडक्शन इसका हुआ कैसे नाउ दिस रिवोल्यूशंस वे हाईली प्रॉफिटेबल ये बहुत प्रॉफिटेबल था तो नाउ दिस मेनली बिकॉज दे yielded मोर प्रोडक्टिव वेल टू डू फार्मर्स हु एक्सेस द लैंड जिन जो अच्छे किसान थे लार्जर किसान थे तो नाउ दे हैड द एक्सेस टू द लैंड कैपिटल उनके पास लैंड था कैपिटल थी टेक्नोलॉजी था एंड नो how to those who could invest in the new seeds and fertilizers could increase their production and earn the money. They had the well knowledge कि कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा कैसे टेक्नोलॉजी यूज किया जाएगा और उसके बाद हाई यील्डिंग्स मार्केट प्रॉफिट्स के लिए कैसे वो बिल्कुल प्रोफेशनल एंड कमर्शियल एग्रीकल्चरिस्ट हो गए और ह्यूज प्रॉफिट्स दे हैड इन देयर फेवर हाउएवर अदर देखा जाए अदर केस इट लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीनेंट्स कल्टीवेटर्स लेकिन दूसरी तरफ जो टीनेंट कल्टीवेटर्स थे छोटे छोटे कल्टीवेटर्स थे जो स्मॉल होल्डिंग्स वाले उन पर इसका बड़ा एक बहुत बड़ा एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा छोटे किसानों पर क्यों इन व्हाट मैनर कि नाउ इट डायरेक्ट बिकॉज कल्टीवेटर्स वाज बिकमिंग मोर उधर दो बातें थी टीनेंट्स कल्टीवेटर्स फॉर उनका डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया वहाँ गांव से या विलेज से ये डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ क्यों कि फॉर अगर देखें लैंड ओनर्स बिगेन टू टेक बैक लैंड फ्रॉम देयर टीनेंट्स जो बड़े किसान थे बिफोर द ग्रीन रिवोल्यूशन क्या किए थे उन्होंने टीनेंट्स को छोटे छोटे किसानों को लीज पर दे दिया था कि वो उतना प्रोडक्शन का एक शेयर देंगे उन्हें दे विल प्रोवाइड दैट और उसके बाद आफ्टर दैट लेकिन जब ये लार्ज स्केल ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ उनके पास टेक्नोलॉजी आई तब उन्होंने ये देना ये नहीं कि खुद वो इन्वॉल्व हो गए और टेक्नोलॉजी थी ट्रैक्टर था थ्रेशर था जहाँ की सैकड़ों लेबर्स उन्हें चाहिए था वहाँ पे एक वन लेबर और ट्रैक्टर और थ्रेशर से एक आदमी काम तो ये टीडेंट्स जो थे जो उनसे जमीन लेते थे वो जमीन क्योंकि इन्हें प्रॉफिट्स के लिए एग्रीकल्चर करना था दे रिक्वायर्ड द मोर लैंड्स तुमका तो लैंड था ही उन्होंने लैंड्स जो देना था टीनेंट्स को वो ले लिया रिकवर कर लिया और इसके बाद तो क्या हुआ दिस फोर्स द टीनेंट्स टू डिस्प्लेसमेंट और वहां से उन्हें जाना पड़ा और अर्निंग एल्सवेयर दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ा और नाउ कल्टीवेटर डायरेक्टली बिकॉज कल्टीवेटर वाज बिकमिंग मोर और वो क्यों ले लिया टेक द लैंड्स बैक क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर करता कमर्शियल एग्रीकल्चर तो फायदा था बहुत प्रॉफिट्स था वो टीनेंट्स को क्यों देगा छोटे किसान की जो लाइवलीहुड थी जो इनकम था दैट गॉन दैट दे लॉस्ट द इनकम एंड देयर एंगेजमेंट इन द एग्रीकल्चर एंड बिकॉज एंड दिस मेड द रिच फार्मर बेटर ऑफ अब इससे क्या हुआ कि रिच फार्मर बिकेम द बेटर ऑफ एंड मोर ओवर दिस they became very better off और कंडीशन लैंडलेस एंड मार्जिनल होल्डर्स वर्सन और उनकी कंडीशन खराब हो गई जो लैंडलेस थे उन्हें भी उन्हें लेबर कम लेबर्स में उन्हें थ्रेशर टेक्नोलॉजीज के अनुसार बेकार अनएम्प्लॉयड होने लगे और मार्जिनल्स जो लैंडलेस थे उन पर वर्स इम्पैक्ट पड़ा और मार्जिनल होल्डर्स पर दोनों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा लेकिन एक तरफ हम देखते हैं क्या कि एग्रीकल्चरिस्ट में जिनकी जो गुड लार्जर फार्मर्स थे वो बहुत बेनिफिटेड एकदम कमर्शियल एग्रीकल्चर उन्होंने मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से कल्टीवेशन करना शुरू किया तो ये इसका एक सोशल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो एक सिंपैथी पर एक ह्यूमन रिलेशंस पर जो लैंड को देना एग्रीकल्चर और उसके बाद आफ्टर दैट लेना और प्रोड्यूस को लेना ये एक ह्यूमैनिटी के आधार पर ग्राउंड पर बेस्ड था लेकिन ये खत्म अभी कंप्लीट कमर्शियलाइजेशन दे वर फोर्स्ड टू लीव देयर लैंड्स थर्ड है कि इन एडिशन इंट्रोडक्शन मशीनरी है कीलोवर्स ट्रैक्टर्स थ्रेशर मैंने पहले भी हार्वेस्टर्स
और पंजाब और मध्य प्रदेश में लेड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सर्विस कास्ट ग्रुप। जो सर्विस कास्ट ग्रुप था, जो लैंड पर डिपेंड था, अंडरस्टैंड, तो ये ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और हैवी मशीन आने से वो जो लेबर फोर्स की जरूरत कम पड़ने लगी, क्योंकि एक ही दो चार ही आदमी कर देते थे। पहले जहाँ पे हजारों लोगों की जरूरत थी, वहाँ पे 10 लोग बाई द यूज ऑफ द हैवी मशीन। तो इन जो गरीब थे, जो किसान थे, जो एक जिससे जो कास्ट सर्विस कास्ट ग्रुप था, हु यूज्ड टू कैरी आउट दीज एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, दे डिस्प्लेस्ड फ्रॉम एरियाज। अब उन्हें वहां से डिस्प्लेस होना पड़ा। एंड मोर ओवर दिस प्रोसेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आल्सो इंक्रीज द पेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। और इससे क्या हुआ कि रूरल और अर्बन माइग्रेशन की जो प्रोसेस थी हमारे देश में, वो और ज्यादा तेज हो गया। पूरे देश में तो इसका इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन पर्टिकुलरली जब पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में देखें, तो वहाँ ये प्रोसेस ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन तेज, क्योंकि वो जॉबलेस हो गए थे, काम नहीं है गांव में, विलेज में तो कहाँ जाएंगे, वो शहर की तरफ माइग्रेट, अर्बन सेंटर्स की तरफ डेली विलेज पर काम करने के लिए। एंड नाउ मोर ओवर इन द अल्टीमेट आउटकम्स ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वाज प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। ये क्या था प्रोसेस? रिच ग्रीव रिचर, अमीर अमीर होता चला गया, एंड ऑन द अदर हैंड पुअर स्टैग्नेंट एंड ग्रीव पुअर। ये दो प्रोसेस हुआ। एक तरह अमीर जो था, बड़ा किसान था, वो रिचर होता है, और जो गरीब था वो पुअर। एंड इट शुड बी नोटेड एम्प्लॉयमेंट एंड द वेज फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स डिड इंक्रीज इन मेनी एरिया। और इससे क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेज बहुत से एरिया में बढ़ गई। और इन मेनी एरियाज बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज्ड। और सब दूसरे जो जो एरिया थे, वहाँ पे लेबर्स के भी डिमांड बढ़े। एंड मोर ओवर राइजिंग प्राइस एंड शिफ्ट इन द मोड ऑफ पेमेंट इन एग्रीकल्चरल वर्कर्स एंड फ्रॉम पेमेंट इन कैश। एक और चीज कि पहले पेमेंट्स गुड्स में होता था, काइंड्स में होता था, या कॉर्न के रूप में करते थे, ग्रेन्स के फॉर्म में। लेकिन अब ये पैसे के जो फॉर्म में अब पेमेंट्स होने लगा, और पेमेंट्स के फॉर्म में। लेकिन जो गुड्स के जो प्राइस थे, जो कॉर्न के, ग्रेन्स के, वो प्राइस हाई हो गए। और इनका जो डेली वेजेस या इन्हें जो कैश मिलता था, ये कैश उतना स्टेबल नहीं था। महंगाई की वजह से वो क्या था कि उनकी स्थिति और खराब हुई। अनाज मिल जाता था, वो खा लेते थे, लेकिन उस अनाज को परचेज करना, इट इज द बिकेम द वेरी डिफिकल्ट फॉर द पुअर्स के लिए। परचेज करके खाना बिकेम एंड एक्चुअली वर्सेन द इकोनॉमिक कंडीशन मोस्ट रूरल वर्कर्स। और यही कारण है कि रूरल वर्कर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी और खराब हुई, क्योंकि कैश मिलना उनको सुना, लेकिन कैश क्या था, सफिशिएंट नहीं था। वहाँ पे लेबर मार्केट था, हायर द सप्लाई लोअर द प्राइस। लेबर की जहाँ बहुत सप्लाई थी, वहाँ क्या है कि जो प्राइस है, वो प्राइस क्या था, वो प्राइस लो, यानी कि उनकी वेजेस लो हो गई, क्योंकि सप्लाई उनका ज़्यादा था। तो ये बिल्कुल लेबर जो मार्केट है, उस मार्केट में इन्हें कम मिलता था। लेकिन जो गुड्स या जो कॉर्न्स या ग्रेन्स, इसकी जो प्राइसेस थी, दिस वाज वेरी मच ये हायर। तो दैट आल्सो कास्ट द बैड इम्पैक्ट ऑन द ग्रीन रिवोल्यूशन का एक और पढ़ाव। ये था सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, एंड पर्टिकुलरली ये हुआ फर्स्ट सेकेंड फेज करेंट रिवोल्यूशन जो हुआ ड्राई और सेमी एराइड रीजन्स ऑफ इंडिया, एंड पर्टिकुलरली साउदर्न इंडिया में। साउदर्न इंडिया इन दिस एरिया दिस सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट नाउ इरिगेटेड कल्टीवेशन में। ये ड्राई टू वेट इरिगेटेड कल्टीवेशन के पर्पज से किया गया, अलॉन्ग विथ चेंजेज इन द क्रॉपिंग पैटर्न। और इसके साथ साथ वहाँ पे रिवोल्यूशन हुआ साउथ में, तो क्रॉपिंग पैटर्न में भी चेंज हुआ, एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन में भी चेंज हुआ। दो चीजें, इरिगेशन जो ड्राई वेट इरिगेशन, वहाँ चेंज लाया गया। सेकंड चेंज हुआ क्रॉपिंग पैटर्न्स, क्रॉपिंग पैटर्न में, और इसके साथ साथ क्रॉप्स ग्रोन में, किस तरह के क्रॉप्स ग्रोन किए जाएंगे। पहले कुछ और थे, अब कुछ और, अब यानी कि एस क्रॉप्स, जिससे कि ज़्यादा मार्केट, जिससे ज़्यादा मार्केट है। अब ये टारगेट करके प्रोडक्शन होने लगा। ये टारगेट करके नहीं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर में जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारे लोकल रिक्वायरमेंट्स है, उसे नहीं, बिल्कुल
फार फारदेस्ट सिचुएटेड मार्केट फॉर उसके लिए प्रोडक्शन टारगेट्स किया गया। तो यहाँ पे एक क्रॉप से सिलेक्शन शुरू हुआ, किस क्रॉप की एग्रीकल्चर किया जाए, पैसा की, लोकल सप्लाई या लोकल रिक्वायरमेंट्स के पर्पज से नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ा। इंक्रीजिंग कमर्शियलाइजेशन और डिपेंडेंस ऑन द मार्केट, दो चीजें, कमर्शियलाइजेशन हुआ। अब मान लीजिए कॉटन है तो केवल कॉटन का हाई मार्केट था, बहुत डिमांड थी, तो कॉटन का करना शुरू कर दिया, और जब फूड ग्रेन्स जो खाने की जरूरत थी उसको कम कर दिया, दैट क्रिएटेड द स्कार्सिटी। तो ये दिस इज द और डिपेंडेंसी ऑन द मार्केट पर एरिया। फॉर इंस्टेंस कॉटन कल्टीवेशन हैज बीन द प्रोमोटेड हैज इंक्रीज रादर देन रिड्यूस द लाइवलीहुड इनसिक्योरिटी। इससे क्या कि लाइवलीहुड की इनसिक्योरिटी हुआ, केवल कॉटन होने लगा। दूसरी बात, एज फार्मर्स हु वंस ग्रीव फूड फॉर कंजप्शन, अब जो कंजप्शन के लिए करते थे, नाउ डिपेंड ऑन द मार्केट फॉर इनकम्स, और ये मार्केट पर डिपेंड कर गए। एक क्रॉप्स कॉटन करना और उसके बाद मार्केट पर डिपेंड हो गए। जो पहले अपने हाउस होल्ड्स के लिए जो स्टेपल फूड का जो प्रोडक्शन करते थे, जो खाने के लिए जरूरत थी, उसका छोड़ दिया, और कैश के लिए फॉर टेकिंग द अर्निंग द मनी वो कॉटन्स करने लगे। एक ही तरह कई ये मल्टी काइंड ऑफ दी क्रॉप्स का वो प्रोडक्शन करते थे। तो उसमें क्या है कि एक अगर फेलियर हो गया तो दूसरा सपोर्ट करता था हार्ड टाइम में। दूसरा क्रॉप्स है, एक खत्म हुआ, एग्रीकल्चर मान लीजिए किसी तरह उसका किसी तरह वो फेलियर्स हो गया, तो दूसरा उनका, तो इसीलिए मल्टी क्रॉपिंग जो था उससे उनको बहुत फायदा था। लेकिन अब वो क्या हुआ कि मोनो क्रॉपिंग शुरू कर दी, एक ही तरह का, वो भी मार्केट के लिए। तो उनकी जो अपनी निजी जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो लोकल रिक्वायरमेंट्स, वो बिल्कुल ही वो इनसिक्योर हो गया, दैट बिकेम इनसिक्योर। तो नाउ and as the farmer once grew food, consumptions now depend on the market. Market oriented cultivation, especially where a single crop is grown, market oriented में क्या हुआ, एक क्रॉप, मान लो कि कॉटन है, क्रॉप इज ग्रोन, a fall in prices or the bad crops can spell the financials ruin। और इससे क्या होता था कि फाइनेंशियल्स, अगर मान लीजिए कि एक ही क्रॉप का कर रहे हैं, वो फेलियर हो गया तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस और बढ़ गया, मार्केट फेलियर्स हो गया आपका। अगर मल्टी क्रॉपिंग में क्या था कि एक फेल हुआ तो आपके सपोर्ट के लिए दो चार और भी हैं क्रॉप्स। एंड सिंगल क्रॉप्स ग्रोन, ए फॉल इन प्राइस और बैड क्रॉप्स कैन स्पेल फाइनेंशियली ruin फॉर फार्मर्स। और ये क्या था कि अगर कोई भी क्रॉप्स है तो ये फार्मर्स के लिए कंप्लीट रियूनेस होता था। क्यों कि मल्टी क्रॉपिंग में वो बच जाता था, किसी कई क्रॉप्स उसे सपोर्ट करते थे, लेकिन सिंगल क्रॉप में एक अगर गया पर स्पॉइल हुआ, किसी भी तरह डिस्ट्रक्शन हुआ, तो पूरी उसकी इकोनॉमी रियून हो गई। तो दिस वाज द इन द सदर्न इंडिया कंडीशन। एंड इन मोस्ट ग्रीन रिवोल्यूशन एरिया में देखा जाए तो फार्मर हैव स्विच्ड फ्रॉम मल्टी क्रॉप स्विच सिस्टम which allows them to spread risk to monocrop regime। इसके बाद साउथ इंडिया में देखा जाए तो मोनोक्रॉप रिजिम की तरफ लोग बढ़ गए, और इसने क्या किया, which means there is nothing to fall back on the case of crops failure। अगर क्रॉप्स अगर वो भी फेल हो गया मोनोक्रॉपिंग तो कुछ भी नहीं बचा, नथिंग इज दैट। इसीलिए मल्टी क्रॉपिंग्स उनके लिए बहुत फायदा था। तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन का ही एक ये है, इसका बैड इम्पैक्ट सोशल स्ट्रक्चर। अनदर नेगेटिव आउटकम इसका क्या था कि वर्सेनिंग ऑफ द रीजनल इनइक्वालिटीज, इससे और ज़्यादा रीजनल वेरिएशन और इनइक्वालिटी बढ़ा। एरिया अंडरवेंट द टेक्नोलॉजिकल, कुछ एरिया टेक्नोलॉजिकली काफ़ी एडवांस बने, जैसे आप जानते हैं पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द ग्रीन। और दूसरे एरिया में जो प्रोडक्शन या जो सिस्टम था वो स्टैग्नेंसी रही, जेब कितने स्टैग्नेंसी। And for instance, Green Revolution was promoted more western and southern parts of the country, और उसको वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में ज़्यादा प्रमोट किया गया, हम लोग जानते हैं। और ऑल द एरिया ऑफ द आवर कंट्री रिमेन अनडेवलप्ड, और हमारे देश की जो अदर कंट्रीज था, ये सॉरी एरिया और रीजन्स था, जोन्स था, वो अनडेवलप्ड रह गया। दिस नाउ प्रैक्टिस से और दिस टेंडेंसी से हमारे इस पर बैड इम्पैक्ट पड़ा। दूसरी बात कि जहाँ पे बैकवर्ड इलाका रह गया, जहाँ पे प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट्स नहीं हुए, टेक्नोलॉजिकल यूज नहीं किया गया, तो अभी भी वहाँ पे लैंडलॉर्ड्स मेंटेन देयर ओन पावर्स ओवर द कास्ट, लैंडलेस वर्कर्स
and small cultivators, sharp caste and class inequalities existed still there. जहाँ की ये revolutions नहीं हुआ, जहाँ की technical नहीं, and together which exploitative labor relations वहाँ पे फिर भी existed. And now, and these regions has given rise to various kind of the violence, और इसने क्या हुआ कि बहुत तरह के violence को create किया. Often it is thought the imparting knowledge of scientific farming. दूसरी बात ये हुई कि अगर साइंटिफिक फार्मिंग की नॉलेज दिया गया किसानों को, मान लो नई नई साइंटिफिक नॉलेज, लेकिन जो ट्रेडिशनल नॉलेज उनका जो था वो काफ़ी रिच नॉलेज था. ट्रेडिशनल जो है सैकड़ों साल से, हजारों साल से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से वो एक्वायर करके रखे थे ट्रेडिशनल्स एंड वेराइटीज ऑफ द कल्टिवेशंस और उसके टेक्निक्स. ये अपना जो रीजनल इंडिजिनस, जिसको हम लोग इंडिजिनस टेक्निक कहते हैं, ये भी इसके इम्पैक्ट से क्या हुआ, वो भी बर्बाद हो गया. दैट गॉन एंड नॉलेज लाइक द मेनी ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ द सीड्स, वो जानते थे, दैट गॉन एंड फार्मर्स बीइंग लॉस्ट ए हाइब्रिड हाई यील्डिंग और जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ सीड्स आर बीइंग प्रमोटेड एज मोर प्रोडक्टिव और साइंटिफिक. और इससे क्या हुआ कि वो अपना ट्रेडिशनल भूल गए सीड्स का प्रोडक्शन का, और हाई यील्डिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज ऑफ सीड्स का उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया. तो ये भी इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ा. मोर ओवर निगेटिव इन्वायरमेंट भी देखा जाए सोशल इम्पैक्ट का मॉडर्न मेथड में, कल्टिवेटर्स हैड टू द ऑब्जर्व, और मेनी साइंटिस्ट एज वेल एज फार्मर्स मूवमेंट नाउ सजेस्ट ए रिटर्न टू द डे. अभी भी बहुत मूवमेंट चल रहे हैं, फार्मर्स और साइंटिस्ट भी सजेस्ट करते हैं कि लेट्स बैक टू द ईस्ट, हमें फिर से अपने पेविलियन लौटना चाहिए, यानी कि हमें फिर से अगेन शुड स्टार्ट द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर. दैट इज द मच बेनिफिशियल रादर देन द टेक्नोलॉजिकल एग्रीकल्चर और द मॉडर्न फार्मिंग से वो ज़्यादा अच्छा है, और मोर हेल्थ के लिए भी. और नंबर ऑफ साइंटिस्ट है उसके लिए कहते हैं आज भी ट्रेडिशनल एंड मेथड्स कल्टीवेशन, और मेनी रूरल people themselves believe that hybrid varieties are the less healthy. रूरल पीपुल इस चीज़ को मानते हैं, उनमें बिलीव है कि जो हाइब्रिड जो से जो प्रोडक्शन होता है कॉर्न से या जो हम लोग खाते हैं, वो क्या है, वो हेल्दी या न्यूट्रिशन नहीं है जो ट्रेडिशनल से हम लोग को मिलता था. जो ट्रेडिशनल से मेथड से क्रॉप्स मिलते थे, ग्रेन्स प्रोडक्शन, वो ज़्यादा हेल्दी था, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स था, ये रादर देन द हाइब्रिड्स जो. So this is the was the impact of the green revolution on social society पे. क्या impact, हमारे social structure पे क्या impact पड़ा, पुअर्स पर, अपर क्लासेस कैसे और ज़्यादा प्रोस्पर हुआ, पुअर कैसे गरीब हुए, उनका डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, ये सब आपको पॉइंट इसमें लिखना होगा. अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बारीकी से आपको पॉइंट सॉर्ट आउट करना. ओके, दिस इज द मच फॉर दिस. थैंक यू.